नमस्कार। जिया न्यूज़ पे सभी का स्वागत है। वक्त है बातों बातों का। बातों बातों में ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि राजनीति में जिस तरीके से उठापटक चल रही है उसको लेकर कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चुनाव का मौसम है और चुनावी मौसम में प्रत्याशी अपने अपने दावे लगातार कर रहे हैं। ऐसे में राज बब्बर को चुनौती देने वाले वीके सिंह साहब हैं। कभी सेना के अंदर रहकर बहुत सारे विवाद भी रहे, बहुत सारी सफलताएँ भी हासिल की, लेकिन राज बब्बर और राजनीति दोनों आर से है और वीके सिंह साहब विक्ट्री इसमें कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है आपको, कैसी होगी विक्ट्री? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रतिद्वंदियों के बारे में नहीं सोचता हूँ। फौज की तरह एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि किस तरह जनता का प्यार और विश्वास जीतूं। इसके अंदर प्रतिद्वंदी कहीं नहीं है, नहीं उनकी चिंता है मुझे। उनको अपना काम करने दीजिए। हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हमारी एक रणनीति है, उस तक हम पहुँच जाएंगे। लक्ष्य बहुत बड़ा है, गाजियाबाद है और गाजियाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो एक लक्ष्य तो राज बब्बर को पार करना है। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर एक लक्ष्य राज बब्बर को पार करना नहीं है, कांग्रेस को तो है, कांग्रेस को भी नहीं, किसी को पार करने की बात नहीं है। यहाँ पर लक्ष्य है कि किस तरह 24,21,000 की जो जनसंख्या है उसके अंदर किस तरह अपना उनका प्यार और विश्वास जीता जाए, बस वो लक्ष्य है। बाहरी कैंडिडेट का लगातार एक तरीके से कहा जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट इसको भी तो पार पाना ये होगा। जो बाहरी की बात चली और कुछ विरोध दिखाए गए वो सिर्फ मीडिया के सामने थे। आपको अचरज होगा, वो मीडिया आएगा या मीडिया को बुलाया जाएगा, उसके आगे बैनर निकलेंगे, नारे लगेंगे। मीडिया गया, पैकअप, उनका भी पैकअप हुआ, गए, हंसे, लड्डू खाया, सबके साथ घुल मिल के चल पड़े। तो ये एक कोशिश की गई कि कुछ ऐसा दिखाया जाए कि जी बड़ा विरोध है, स्थानीय है, भारी है। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। अभी पीछे हमारी बात हुई थी, सूदन रावत भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। किसी ने प्रश्न उठाया, उसने कहा कि भारी और स्थानीय क्या होता है। तो ये विरोध कर कौन रहा था? थे कुछ लोग, देखिए थे तो पार्टी के ही ना। ऐसा है कि जब शादी होती है ना तो बहुत सारे रिश्तेदार रूठ जाते हैं। किसी को चम्मच नहीं मिलती, किसी को कार्ड नहीं मिलता, किसी को माला नहीं मिलती, किसी को ठीक जगह बैठाया नहीं जाता। तो ये प्रक्रिया है भारत की संस्कृति की, चलने दीजिए इसको। तो ऐसे में कई बार शादियां टूट भी जाती हैं, तो क्या ऐसे में कहीं ऐसा ना शादी हो कि ऐसे ही टूटती है। रथ कहीं रुक ना जाए? शादी रिश्तेदारों के कारण नहीं टूटती है। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए कि वीके सिंह का रथ मतलब दौड़ेगा गाजियाबाद? मेरा रथ दौड़ रहा है, उम्मीद की बात नहीं है, रथ दौड़ रहा है। रथ अपने निर्धारित योजना के अनुसार दौड़ रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार ये देखा जा रहा है कि ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभी तक की सीट है, सांसद हैं यहाँ के। इस लाज को भी बचाना आपकी जिम्मेदारी है और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ठाकुर ने दूसरे ठाकुर को सीट दी है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम हर चीज़ को जाति और धर्म के उसमें तोलते हैं। और आपकी चैनल से मैं एक अपेक्षा रखूँगा कि जहाँ तक फौज का सवाल है, जहाँ ना जाति होती, ना धर्म होता, ना समुदाय होता, ना भाषा होती, सिर्फ हम देश के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर उठें। इसकी जात जूत कुछ नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसके तहत उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप बनारस से लड़िए। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते थे कि मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं, पर एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। उसके तहत उन्होंने राजनाथ जी को कहा कि आप लखनऊ से लड़ेंगे, और उसके तहत मुझे बोला गया कि आप गाजियाबाद जाइए। मैंने गाजियाबाद नहीं मांगा किसी से। तो मांगा कहाँ से था आपने? कुछ तो आपने डिमांड रखी होगी। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने पार्टी को बोला कि आप निर्धारित करिए कि आप मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं पार्टी में आया हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, डिसीजन आपका है। और एक दिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। कहाँ से लड़ेंगे? मैंने कहा हरियाणा में 3 जगह हैं, राजस्थान में 5 जगह हैं, उत्तर प्रदेश में 10 जगह, तो उस 10 जगह में गाजियाबाद था। उसके बाद मैंने कहा कि आप पूरे देश में और कोई जगह ले जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सैनिक होने के नाते मैं सोचता हूं कि पूरा देश मेरा है, कहीं से भी
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि वहाँ के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी गाज़ियाबाद है, हो सकता है पार्टी कहती जी कि आप पटना चले जाइए, मैं पटना चला जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का सबसे बड़ा समीकरण यही रहता है हर पार्टियों के अंदर देखा जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, आरक्षण, एक विशेष दल उसको, विशेष समुदाय को आरक्षण, इस मांगों के आधार पर वोट बैंक पक्का करने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं जाति की बात ना की जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर जाति कहाँ आती है गाज़ियाबाद में? तो कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से देखा जाए, अगर आप 24 लाख संसदीय कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 24,21,000 लोग एक समुदाय के नहीं हैं। यहाँ ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, गुजर हैं, अहीर हैं, जाट हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, और उसके अलावा दलित वर्ग है। इसमें जाति कहाँ आ गई? नहीं, मैं यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ की अगर बात कर रहे हैं आप, तो क्या सांसदी के हिसाब से या सांसदीय क्षेत्र के हिसाब से ही देखा जाए समीकरण को, या देश के हिसाब से भी सोचने की जरूरत है यहाँ पर? तो मैंने आपको बताया, एक उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, क्या देश के हिसाब से ये सोचने की आज ज़रूरत है कि जाति के आधार पर जिस तरीके? ज़रूरत है। देखिए, पिछले 60-65 साल में हमारे ही लोगों ने जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल एक प्रथा थी, उसको बहुत अच्छा स्वरूप दे दिया। जितना हमको अंग्रेज़ों ने नहीं बांटा, हमको अपनों ने बांट दिया है। और वो उसका एक ऐसा वो हो गया है कि किस तरह हम वोट बैंक अपना बनाए। तो ये तो आपकी पार्टी में भी है, चाहे किसी के भाषण की बात की जाए। मैं कह रहा हूँ आपको, ये 60-65 साल की एक विडंबना है इस देश की, और इसको निकालने के अंदर टाइम लगेगा। इसको निकाला जाएगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये देश कभी आगे नहीं जा सकता। तो क्या अपनी पार्टी से शुरुआत करेंगे इसकी? बिल्कुल। किस तरीके से होगी ये शुरुआत? क्योंकि समीकरण बड़ा, समय आने दीजिए, कि बात समय आने दीजिए। कि आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को भी कहा जाता है कि बैकवर्ड है, थोड़ा सा पिछड़े वर्ग के, ओबीसी से। जब उसके ऊपर दूसरी पार्टी कोई आरोप लगाती है तो बोला जाता है कि भाई ये भी तो उस वर्ग का है, आप किस वर्ग की बात कर रहे हैं? तो ऐसा है कि ये जब चीज़ें शुरू होती हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ से ठाकुर खड़े हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि सूदन रावत जो कि प्रत्याशी हैं सपा के, वो मेरी बात मानते हैं कि एक सैनिक का पूरा भारत होता है। हो सकता है वहाँ पे जो कांग्रेस के थे वो ना मानते। तो मतलब साफ है कि सपा के प्रत्याशी कहीं ना कहीं झुकाव रख रहे हैं भाजपा की तरफ भी। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों की ये है कि आप हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई भूत देखते हैं। नहीं, आपने अभी अपनी बात ये ऐसा है, सही बात को बोलने के अंदर ना आप किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये बात यहीं तक सीमित होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपके साथ विवादों का भी दौर लगातार रहा, पिछला इतिहास अगर देखा जाए, तो एक उम्र एज फैक्टर, ये किस लिए क्या था उसके समीकरण को, इसको भी थोड़ा सा समझने की जनता जानना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी किताब जो है ऑटोबायोग्राफी करेज एंड कन्विक्शन को पढ़िए। नहीं, वो हर एक जनता नहीं, मैंने पढ़ी हुई है, हर एक जनता तक नहीं पहुंच पाती है शायद। उसका हिंदी संस्करण निकल रहा है, जनता तक पहुंचेगी। और मैं सिर्फ एक चीज़, एक लाइन बोलूँगा। हाँ, यही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। भारतवर्ष में एक कानून है, अगर आप कॉलेज में जाते हैं आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपकी एज बताता है, आप कोर्ट में जाते हैं आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आपकी एज मानी जाती है। यही कानून है, ये कानून सबके लिए लागू है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अब उसके ऊपर कोई विवाद खड़ा करे, या तो आप प्रूव करिए कि वो सर्टिफिकेट झूठा है, प्रूव करिए कि 1966 में जो सर्टिफिकेट राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने दिया है वो झूठा है, उसको हम फेस करने को तैयार हैं। अगर वो झूठा नहीं है और आपने इस चीज़ को ठोक के तोल बजाकर सब तरह से उसको चेक कर लिया, उसकी कार्बन डेटिंग करा ली, जो भी किया होगा, ठीक है, और आप देखते हैं कि वो ठीक है, फिर विवाद कहाँ है? कहीं ना कहीं मलाल नहीं लगता है कि वो चीज़? मुझे कोई मलाल नहीं है आपकी उस बात, मुझे एक चीज़ का मलाल है, और वो है कि अगर देश में एक कानून है वो सबके लिए लागू है। उसके अंदर
जब हम कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो उससे आप एक गलत मैसेज देते हो, बस और कोई मलाल नहीं। कोई देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहा था कि मैं चीफ बनूं। मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपनी बटालियन को कमांड करूं। जिस दिन वो हो गया उसके बाद उसके आगे सब बोनस था। अच्छा, आप सेना अध्यक्ष भी बने, उसके बाद सेना का दौर भी देखा है आपने, और उस दौर को भी देखा है जब कारगिल हुआ था। बार बार बीजेपी पे आरोप लगता है कि उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। इस चीज़ को जनता के सामने कैसे साफ करेंगे, क्योंकि आप सेना के अंदर तब मौजूद भी, देखिए, मेरे को साफ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि विपक्ष तो बार बार यही कहता है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अब सरकार दिक्कत ये है कि जो लोग चीज़ों को नहीं समझते वो कोई ना कोई उसके अंदर गलती निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले 2 साल से आप कुछ भी बोलिए, गुजरात में प्रोग्रेस हुआ है, नहीं 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 2002 की बात करिए, फलां जगह हुई है, नहीं 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 वो नहीं, वो सब ठीक है, आप 2002 की बात करिए। तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। आप हर एक चीज़ को जांच पड़ताल कर कर करिए। और कारगिल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा, कारगिल कमेटी ने उसका रिव्यू किया है, उसमें बहुत गलतियाँ निकली, जिसमें प्रशासनिक गलती थी, जिसमें सशस्त्र बलों की गलतियाँ थी, जिसमें इंटेलिजेंस की गलतियाँ थी। और जब ये सब गलतियों को अगर हम मिलाते हैं, अगर आप सरकार को कहें कि ये चीज़ नहीं हो रही है या ये चीज़ हो रही है, तो फैसला उसी के ऊपर होगा। इंटेलिजेंस सरकार के पास थी, प्रशासन सरकार के पास था, तो आखिर एक तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सरकार की गलती। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट हासिल करता है, RNAW इंटेलिजेंस हासिल करता है। अगर ये दो आपको नहीं बताएंगे, आप क्या करोगे? आए दिन एक वो छपती है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी की सूचना, शायद टेररिस्ट आ सकते हैं। खबर है कि टेररिस्ट आएंगे और गाजियाबाद के अंदर हमला करेंगे। हमला हुआ, देखा, हमने बताया था ना। हमला नहीं हुआ, ये खबर थी, अब नहीं आए तो नहीं आए। ये हमारी एक कार्यशैली बहुत दिनों से चलती आ रही, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में। जो सरकारी सारे डिपार्टमेंट में है। और अगर बीजेपी की बात की जाए, 1997 और 1999 2 बार अल्पमत में सरकार रही, उसके बाद 99 से लेकर 2004 तक लगातार रही। इन्होंने इसको दूर करने की कोशिशें क्यों नहीं की? इन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई, वो लागू नहीं हुई। कोई नहीं चाहता उसको लागू करना, क्योंकि हम बड़े खुश हैं कि जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए, बदलाव नहीं। क्योंकि बदलाव अगर आप करेंगे तो उसके अंदर आपको कष्ट होगा। अब तो सब आराम से है, ठीक है, लड्डू खाओ, मौज करो। वीके साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं और उसके बाद बात करेंगे मोदी के ऊपर भी। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं जिया न्यूज़ पर और बात करेंगे इसके बाद वीके साहब से मोदी की आगे की रणनीति क्या होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। वीके सिंह साहब से बातचीत चल रही थी कि कारगिल को लेकर, लेकिन अब बात उसी मुखिया की कर लेते हैं कि वो मुखिया आखिर किस तरीके की रणनीति और किस तरीके के एक नए मुकाम के साथ देश को बदलने की बात बार बार कर रहे हैं। गुजरात बदलने की बात मोदी करते हैं, अब देश बदलने की बात कर रहे हैं। आखिर विज़न कैसे क्लियर होगा, क्योंकि लगातार ये वादे तो बहुत आए, चाहे आप बार बार ये कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का, कांग्रेस ने झूठ बहुत बोला, गरीबी नहीं घटा पाए। आपके पास विज़न क्या है, आप किस तरीके से इसको करेंगे? देखिए, मेरा मानना है, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरा संपर्क हुआ मोदी जी से, दूरदर्शिता है उनके अंदर। और एक 3 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद कुछ प्रमाणित है, कुछ चीज़ें प्रमाणित हैं। हम गंगा की सफाई के लिए 6000 करोड़ डकार जाते हैं, वो शख्स 30 करोड़ के अंदर साबरमती साफ कर लेता है। कुछ तो होगा। आज सब इंडस्ट्री उधर जाना चाहती है, कुछ तो होगा। सड़कें बड़ी अच्छी हैं, कुछ तो उस आदमी के अंदर है। तो
ये नहीं है कि बाकी सबके अंदर नहीं है। अच्छा वीके सिंह साहब, एक आंदोलन मैंने भी देखा था, उस आंदोलन में मैंने शायद देखा था कि आप भी वहाँ पहुँचे थे और केजरीवाल को आपने भी कहीं ना कहीं तुड़वाना, जो उनका अनशन था उसे तुड़वाने में एक सबसे बड़ी अहम भूमिका अदा की थी। वही केजरीवाल आज मोदी को सीधे सीधे कहते हैं कि 16 सवाल भी खड़े करते हैं, 16 आरोप भी लगाते हैं, शिक्षा से लेकर इंडस्ट्री से लेकर जमीन घोटाले तक की सारी बात। देखिए, मैं अरविंद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि अब कुछ ऐसा लगने लगा है कि अरविंद जी कागज़ हिलाते हैं, सवाल पूछते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। बड़ा आसान है, 4 आदमी से आप बात करो, बोलो जी सब गड़बड़ है। मैं 4 अपने समर्थक ले आऊं, जो मैं आपको जो विरोध की बात कर रहा, 4 अपने समर्थक ले आऊं और यहाँ पे आपके सामने खड़ा करूं, नारे लगाएंगे, आप कहेंगे अरे ये तो सबको मुर्दाबाद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। और मेरे पास आंकड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने जब ये कहा उसके बाद मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे कुछ आंकड़े दे सकते हैं इंडिपेंडेंट, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गुजरात स्वर्ग बन गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ विकास प्रमाणित है। अगर आपकी सड़क ऐसी है कि जिसके ऊपर आप 140 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं और गाड़ी में आपको झटका नहीं लगता, तो सड़क अच्छी है। अब उस अच्छी सड़क के अंदर एक जगह आपको एक छोटा सा खड्डा मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी सड़क खराब है। तो अरविंद तो कहते हैं कि गड्ढे ही सड़क पर मिले, स्कूल में बच्चे नहीं मिले और बच्चे मिले तो पढ़ाई नहीं मिली। भाई वो अरविंद है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जो शख्स 40 दिन सरकार नहीं चला सका, उसको बोलने का कोई हक नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझने की बात है कि जिस तरीके से उन्होंने आप पर एक आरोप भी लगाया, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट की बात की जाए, उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ लोग अन्ना को बहकाकर हमसे दूर ले गए। वो सबसे सीधा सीधा टारगेट आप पर। मैं ये कहूँगा कि जो लोग अन्ना के कंधे से चढ़कर ऊपर चढ़ गए, जिन्होंने अन्ना का तिरस्कार कर दिया, उनके यहाँ तो सब नेता हैं, उनके एक शीर्ष नेता ने कहा कि अरे ये बुढ़ा कहाँ जाएगा, आखिर में हमारे पास ही तो आएगा। और उसके बाद जब हमने जनतंत्र मोर्चा बनाया, हम अन्ना को लेकर गए, अन्ना को उस स्थान पर लेकर आए जो अन्ना का 2011 के अंदर स्थान था। गुमराह नहीं किया हमने अन्ना को। तो क्या आपने बताया था कि आप राजनीति में आएंगे? क्योंकि अन्ना तो कभी नहीं चाहते थे राजनीति। जन लोकपाल बिल पास होने के बाद हमने अन्ना को कहा कि अन्ना जी, हमारे ऊपर दबाव है लोगों का, क्योंकि जनतंत्र यात्रा के दौरान जिन जिन स्टेट्स में हम गए और उसके अलावा मैं कई जगह पर लेक्चर देने के लिए गया, वहाँ लोगों ने कहा आप राजनीति में आइए, आप इलेक्शन में खड़े होइए, हमारे यहाँ से खड़े होइए। अन्ना जी को मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किस पार्टी में जाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्या करिए, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद का निर्णय मेरा है। तो मैं अन्ना जी को गुमराह नहीं किया। मैंने सबसे साफ मेरे बीच में और अन्ना जी के बीच में बिल्कुल एक स्वच्छ और साफ संबंध है। क्या आपने अन्ना को बीजेपी की तरफ या बीजेपी की जो खूबियां हैं उसको बताने की कोशिश नहीं की कि आप ममता की जगह भाई बीजेपी का सपोर्ट कर जाएंगे? मेरा काम नहीं था। मैं अन्ना जी से इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता हूँ। अन्ना जी विवेकशील हैं, अन्ना जी आपकी अपनी सोच है, जो वो गैदर करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अगर वो मुझसे पूछते मैं तो उनको बताता। कहीं आपको ये भी नहीं लगा कि जिस तरीके से उन्होंने कई बार कहा कि हमें बहलाया गया, फुसलाया गया, और अब की बार का जो आखिरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी उन्होंने इस बात को कबूला कि मैं बहक कर राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे नाम का इस्तेमाल कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। आपको लगता है कि इमोशनल हर्ट हुए अन्ना, और ऐसे मूवमेंट पे आपको उनके साथ? ऐसा है कि इमोशनल तो पूरा हिंदुस्तान है, सब भावनात्मक है हम, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा वीके सिंह साहब, जिस तरीके से आप राजनीति के समीकरण को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी को कहाँ आंक रहे हैं? क्योंकि सीधे टक्कर मोदी की राहुल से मानी जा रही है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैंने आंकलन किया है, मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता।
अच्छा, एक आखिरी जो चर्चा होने बाकी है वो है उसमें रक्षा मंत्रालय और रक्षा के सौदों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते हुए आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप रक्षा के उसमें सॉरी सेना के उसमें प्रमुख भी रहे हैं, सेना के घोटालों का उससे अवगत भी रहे हैं, क्या लगता है क्या सच में ऐसा है, और ऐसा है तो ये कब तक चलेगा, इसको कैसे रोका जाएगा? फिर आपको रिकमेंड करूंगा ताकि उस बुक का सेल हो, करेज एंड कन्विक्शन को दोबारा पढ़िए। मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है कि आपकी जो लाइनें लिखी हुई थी उसके अंदर आपने कई सवाल खड़े किए थे, बिल्कुल, और प्लेन से लेकर हर चीज पर आपने सवाल खड़े किए। मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा हुआ ऐसा है है कि उसमें मैंने ये लिखा है कि सिस्टम को दोबारा ठीक करने की रिवैल्यूएट करने की जरूरत है। मैंने पढ़ा वो, मैंने पूरी लाइनें इसीलिए, लेकिन शायद दर्शक हमारे उस किताब से भी बहुत दूर। दर्शकों तो लेकिन फिर भी वो घोटालों को आपने देखा भी है, आपके उस किताब में वो दर्द भी कहीं ना कहीं झलक कर आता है। आपने बार बार कहा है कि पूरा प्रशासन और देखिए, मेरा अपना मानना है, हम भारत को स्वावलंबी बना सकते हैं, इच्छा शक्ति की कमी है। हम प्राइवेट सेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इच्छा शक्ति की कमी है। हमने अपने आप को ऐसे प्रोसीजर्स में और कानूनों में बांध लिया है जिससे हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा। ये माया जाल जो हमारे चारों तरफ है वो काटना पड़ेगा। साथ में बीजेपी के माया जाल को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज कर जाती है बार बार। देखिए, एक थोड़ा सा फर्क होता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपना कहने का अधिकार है, तो लोग ज़्यादा बोलते हैं, और जिस घर के अंदर बर्तन होते हैं आवाज़ तो सुनाई देती है, चाहे आप बर्तन को रखो या बर्तनों को भिड़ाओ। तो कुछ चीज़ों को तूल दिया जाता है, कुछ चीज़ें वास्तव में होती हैं, और मेरा ख्याल है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी इसको ठीक करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष 1983 की, अगर ये संगठन के अंदर किसी का काम है उसको ठीक करना, वो ठीक करेगा। तो कैसे होगा? उसको ना तो आपको चिंता करनी है, ना मैंने चिंता करनी है। नहीं, आप पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य हूँ। कोई मुझसे सलाह मांगेगा तो मैं उसको सलाह दूंगा। पार्टी में बड़े सदस्य हैं, शीर्ष पदों पर हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, तो सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। आपने भी एक सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़े किए थे, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट तक भी मामला गया, लेकिन इन सब के बीच में क्या आपको लगता है सुधार हुआ सेना में? देखिए, हमने एक मुहिम शुरू की। कोई भी मुहिम 2 साल 2 महीने के समय काल के अंदर पूरी नहीं हो सकती, समय लगता है। उसको लोगों को आगे लेके चलना चाहते हैं। अब ये सवाल आपको आगे आने वाले लोगों से पूछना चाहिए, मेरे बाद के लोगों से, कि ये अगर मुहिम शुरू हुई थी तो ये कहाँ पर है। उदाहरण देता हूँ आपको। सुखना कांड के अंदर हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को बर्खास्त किया, कोर्ट ने बर्खास्त, मैंने नहीं बर्खास्त किया, कोर्ट ने पाया कि वो दोषी थे। उन्होंने एक रिव्यू अपील डाली जो कि आर्मी के चैनल के थ्रू जाती है। आर्मी ने रिकमेंड किया कि ये ठीक कर देना चाहिए, उनको रैंक दे देनी चाहिए। क्यों? आप इतने उदार हृदय क्यों हो गए? वो तो रक्षा मंत्रालय ने कहा ये नहीं हो सकता, और आपको याद होगा शुरू में भी रक्षा मंत्रालय ने कहा था ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने गलत संदेश दिया है तो गलत ही चीज़ रहेगी। तो मतलब आर्मी में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, अभी भी गलत लोग हैं। एक आखिरी सवाल, आप राजनीति में जब प्रवेश कर जाएंगे, संसद के अंदर इन बातों को किस तरीके उठाएंगे? क्योंकि सांसद के से एक उम्मीद यही की जाती है, सच उठाए, सही तरीके से उठाए, और वो मंच जिसका इस्तेमाल संसद में होना चाहिए उस मंच का सही इस्तेमाल। सर्वेश जी, जैसे मैं अब तक बेबाक उठाता रहा हूँ उसी तरह से उठाऊंगा। तो बिल्कुल साफ है कि ये आवाज़ अब यहाँ से उठकर संसद तक उठाने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता इस पर किस तरीके का रुख और किस तरीके का फैसला देती है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और जनता ही आगे की राह तय करेगी कि वीके सिंह संसद पहुंचते हैं या बीजेपी के अंदर ही अब नेता बनकर आगे उभरते हैं। क्योंकि समीकरण अभी और हैं, डगर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन राहों पर वीके सिंह ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बस जनता के फैसले का अब इंतज़ार है। जिया न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त।